हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट 62। इस वीडियो में हम जानेंगे सत्ता में साझेदारी चैप्टर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे 3 से 5 वाले अंक वाले प्रश्न, जिसकी हम पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे। और इससे जो पहले की जो हमारी वर्कशीट थी बेटा, उसमें भी हमने सत्ता में साझेदारी के ही जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट किया था। ये वर्कशीट आपको 5 दिसंबर को मिलेगी। तो चलिए इस वर्कशीट में क्या है, कैसे क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं इस वर्कशीट को। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं सत्ता में साझेदारी के 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है? आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है और किन किन तरह से सत्ता में साझेदारी जो है वो की जाती है। उसके जो 3 रूप हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो सत्ता में साझेदारी पहली बात तो आवश्यक क्यों है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि समाज में सौहार्द, एकता और शांति जो है वो बनाए रखने के लिए हमें सत्ता में साझेदारी करना ज़रूरी होता है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। यानी कि जो हमारे सामाजिक समूह हैं, क्योंकि हर देश में विभिन्न विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह होते हैं। कोई अलग भाषा बोलते हैं, कोई किसी का कल्चर अलग होता है, किसी का रिलीजन अलग होता है। तो इस तरह से जो सामाजिक समूह हैं उनमें टकराव की भावना कम हो जाती है। अगर सब एक अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे तो सबकी बात सुनी जाएगी। लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां पर लोगों का शासन है, तो लोगों को भागीदारी, सरकार में भागीदारी देना अति आवश्यक हो जाता है और सबको भागीदारी देना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसके 3 रूप कौन से होते हैं? पहला तो हम जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं उनमें काम बांट दें। जैसे कि विधायिका में हमने काम बांट दिया, कार्यपालिका में और न्यायपालिका के बीच हमने शक्तियों का बंटवारा कर दिया। तो ये हो गया एक रूप। दूसरा रूप हो गया कि सरकार जो है वो केंद्र स्तर और राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर काम करे। क्योंकि मान लीजिए कोई भी जो देश है वो सिर्फ केंद्र स्तर पर काम करेगा तो राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर वो उसकी बात जो है वो, यानी जो नीतियां हैं वो ठीक तरीके से नहीं अप्लाई हो सकती हैं। तो जितने स्तर पर होते ही सरकार, उतने स्तर पर जो है लोग जो है अच्छे से अपनी बात मनवा सकते हैं या अपनी भागीदारी अपनी सरकार तक कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार को विभिन्न भागों में बांट देने से काम जो है वो अच्छे से होता है, सुगम तरीके से होता है। तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता की साझेदारी। जैसे कि मान लीजिए बेल्जियम में किया कि जैसे बेल्जियम में किसी क्षेत्र में ज़्यादा फ्रेंच भाषी लोग हैं तो वहाँ पर उनकी सामुदायिक सरकार बना दी, या कहीं पर डच लोग ज़्यादा हैं तो उनकी वहाँ पर सरकार ज़्यादा बना दी। ब्रुसेल्स में क्या हुआ, वो जो राजधानी थी वहाँ पर दोनों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व दे दिया। तो इस तरीके से एक ऐसा रास्ता अपनाया उन्होंने जिससे कि सरकार जो है उनकी अच्छे से चलने लगी। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली व समृद्ध क्यों था? यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि बेल्जियम में जो फ्रांसीसी लोग थे, यानी कि जो संख्या में कम थे, अल्पसंख्यक थे, डच ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी लोग जो थे वो ज़्यादा ताकतवर व शक्तिशाली क्यों थे? क्योंकि जो फ्रांसीसी थे उनके पास काफ़ी धन था। ठीक है, उनके पास पैसा काफ़ी ठीक ठाक था, वे समृद्ध थे, ताकतवर थे, पैसा होने की वजह से वो काफ़ी संपन्न थे। और उसके अलावा जितने भी बेल्जियम के जो संसाधन हैं उन पर ज़्यादातर इन्हीं फ्रांसीसियों का अधिकार था, जिसकी वजह से कम होने के बावजूद भी वो बढ़ चढ़कर रहते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, दबाव समूह व हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं? यानी कि दबाव समूह और हित समूह जो है वो अपना लोकतंत्र में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, वो विभिन्न समुदायों की मांगों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जो जनता की बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं। दबाव समूह सरकार को किसी एक समूह के हित में कानून बनाने से रोकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सरकार किसी सिर्फ एक हित के लोगों के लिए कानून बना रही है तो दबाव समूह उन पर एक तरह का सा प्रेशर डालते हैं कि वो सिर्फ एक समूह के लिए काम ना करें, वो अन्य समूह या अन्य वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी काम करें। दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकती है व लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। यानी कि मनमानी करने से रोकती है, सरकार मनमानी ना कर सके इस बात का ध्यान रखते हैं दबाव समूह, और वो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक मजबूत व शक्तिशाली बनाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो शक्तियों के बंटवारे से एक देश कैसे मजबूत होता है? क्यों? क्योंकि अगर
पूरे देश को अगर एक व्यक्ति या एक संस्था चलाएगी कोई, तो देश जो है वो सुगम तरीके से नहीं चल सकता। तो अगर देश को अगर आपको सुचारू रूप से चलाना है तो शक्तियों को बांटना सही रहता है। पहला पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल तंत्र है। तो अगर आप लोकतंत्र जैसे चाह रहे हैं, जिसके आपके देश में लोकतंत्र है, तो वहां पर आपको प्रत्येक समूह की भागीदारी या प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व करवाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि देश जो है वो अच्छे से चल सके। शक्तियों के ऐसे बंटवारे से किसी एक अंग पर सत्ता जमाव एवं दुरुपयोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर मान लीजिए अगर शक्तियां जो है सिर्फ एक संस्था के हाथ में है या किसी एक विभाग के हाथ में है, तो वो उसका दुरुपयोग भी कर सकती है, या फिर अगर मान लीजिए उसके ऊपर काम का अति जो बर्डन हो गया, बोझ आ गया, तो वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी। अगर शक्तियां बटी होंगी तो सब अपने अपने विभाग का काम अच्छे से कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है शक्ति पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है बंटवारा। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचा सकता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यानी कि अगर आपने शक्तियां बांट दी हैं, काम बांट दिया है, तो जो देश है अच्छे से चलेगा और जो देश है वो तानाशाह होने से बच जाएगा और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका भी सम्मान रहेगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय व सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 विचारों की चर्चा कीजिए। यानी कि अपने देश में, बेल्जियम ने अपने देश में क्षेत्रीय व सांस्कृतिक जो विविधताएं थीं उसको ठीक से मैनेज करने के लिए कौन से 3 कदम उठाए। तो पहला उन्होंने क्या किया, जो भी बेल्जियम में डच भाषा बोलता था या डच भाषा नहीं भी बोलता था, सबको बराबर की हिस्सेदारी दी। ब्रुसेल्स की सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी दोनों को बराबर का भागीदार बनाया। इससे पता चलता है कि दोनों समूह जो हैं वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। यानी कि जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ उस तरीके का रास्ता बेल्जियम ने नहीं अपनाया। बेल्जियम ने एक ऐसा रास्ता अपनाया, बीच का रास्ता अपनाया, जिसमें उसने अपनी एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था को लेके आए, जिससे कि देश के सभी जो वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व हो सके। अगला प्रश्न है, बहुसंख्यकों ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया, व्याख्या कीजिए। यानी कि बहुसंख्यकों ने ऐसा क्या किया, यानी सिंहलियों ने ऐसा क्या किया जिससे कि जो श्रीलंका के तमिल थे उनके बीच उनको लगा कि वो अलगाव हो रहा है, उनमें उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। पहला पॉइंट, देश की राष्ट्रभाषा सिंहली घोषित कर दी गई। इससे गैर सिंहलियों को रोजगार मिलना लगभग असंभव हो गया। मतलब कि देश में क्या, एक ही भाषा यानी सिंहली भाषा को सर्वोपरि रखा गया और जो सिंहली नहीं बोलते थे उनको नौकरियां देने से मना कर दिया गया। जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर तमिल जो थे उनका प्रवेश मना कर दिया गया। नौकरी में भी जो गैर सिंहली थे उनको नौकरियां नहीं देने के लिए मना कर दिया गया कि उनको नौकरियां, जॉब्स नहीं देंगे। जो सिंहली होंगे सिर्फ उन्हीं को जॉब दी जाएगी और जो पहले से जॉब में थे गैर सिंहली उनको निकाल दिया गया। देश के धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को प्राथमिकता पर रखा गया, जिससे जातीय तमिल अल्पसंख्यकों की नाराजगी और बढ़ गई। क्या हुआ कि जो श्रीलंका था उसमें बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दे दी गई कि बौद्ध धर्म जो है वो सर्वोपरि है और सबको यही धर्म मानना होगा। एक तरह से राजकीय धर्म बना दिया। तो क्या हुआ कि जो तमिल अल्पसंख्यक थे उनको ऐसा लगा कि उनके साथ बहुत उनको नाराज़गी महसूस हुई कि उनके साथ गलत हो रहा है और उनको हाशिए पर ढकेला जा रहा है। यानी कि उनके जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी नीतियाँ हैं, उन पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके कल्चर को दरकिनार किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो जाने से तमिल जो है वो अलगाव की भावना उनके अंदर आने लगी। 7 क्वेश्चन है, उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम व श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया। यानी कि बेल्जियम में किस तरीके से जो सांस्कृतिक विविधता की जो थी उसको हल किया गया और श्रीलंका में कैसे इसको देखा गया। तो बेल्जियम में इन्होंने बीच का समझदारी का रास्ता अपनाया। अपने देश में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों में सत्ता का बराबर बंटवारा कर दिया और सामुदायिक सरकार के विचार को अपनाया। ठीक है, ये चीज़ हुई बेल्जियम में, जो कि अच्छी चीज़ हुई। श्रीलंका में क्या किया गया, श्रीलंका में जो बहुसंख्यक थे उन्होंने अल्पसंख्यकों को दबाने का प्रयास किया। सारे अधिनियम, सारे कानून अपने हित में बनाए, जैसे कि बौद्ध धर्म को राजकीय भाषा घोषित करना या सिंहली को राजकीय धर्म बना देना। इस तरीके से विश्वविद्यालयों में सिंहली बोलना, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने की और इस प्रकार श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। 8वां प्रश्न है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी कि घूम फिर के ये बताना है कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में किस प्रकार की जाती है। यानी कि जो सामाजिक समूह है वो किस प्रकार
सत्ता की साझेदारी में भाग लेते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है ताकि सरकारी तंत्र में उनका सही प्रतिनिधित्व हो सके, यानी कि उनको आरक्षण देके उनको आगे रखा जाता है ताकि वो हाशिए पर ना चले जाए। अल्पसंख्यक समुदाय, अन्य पिछड़ी जातियां, भाषाई समूह जो हैं, उन सबको लोगों को सत्ता में शामिल किया जाता है ताकि वे अपने आप को शासन से अलग ना समझें। थर्ड पॉइंट है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। जिस तरीके से बेल्जियम ने रास्ता अपनाया और जिस तरीके से बेल्जियम ने एक समझदारी की और पूरे अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, ये एक अच्छा उदाहरण है पूरे विश्व के लिए कि बेल्जियम ने अपनी अलग अलग सांस्कृतिक विविधताओं होने के बाद भी अपने देश को सुचारू रूप से चलाया। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। 4 उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। यानी कि अगर आप सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की भावना कैसे है, किस प्रकार आप क्या तर्क देंगे कि आपको लगेगा कि लोकतंत्र वाले देश में सत्ता की साझेदारी होना ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में लोकतंत्र है तो आपको सभी तबकों के लोगों को अपने शासन में, सरकार में शामिल करना पड़ेगा। जन नीतियों का निर्माण करते समय हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा संभवतः अधिक से अधिक नागरिकों के बीच में हो। यानी कि अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हैं तो आपको अपनी जो चीज़ें हैं, सब चीज़ जो राजनीतिक सत्ता है उसका बंटवारा लोगों के बीच में करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का ही शासन है लोकतंत्र। सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखना। अगर आप लोकतंत्र जैसे कंट्री में हैं तो आपको सत्ता की साझेदारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इसका नैतिक कारण, एक मोरल वैल्यू जो है, अगर आप कहेंगे कि लोकतंत्र में है तो वो सत्ता की साझेदारी से ही आता है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। अगर आप लोकतांत्रिक सरकार में हैं तो हर एक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक हो जाती है, जो कि अगर व्यक्ति भागीदारी करता है अपने शासन में तो ही एक अच्छी जो सरकार है वो बन सकती है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया? तो बेल्जियम ने क्या रास्ता अपनाया? इस बात का प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों में सत्ता का बराबर बंटवारा हो। दूसरा पॉइंट, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों सरकारों का समान प्रतिनिधित्व है, इस चीज़ का ध्यान रखा गया। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के अधीन कर दिए गए। यानी कि जो केंद्र सरकार की जो शक्तियां थी वो 2 इलाकों की, यानी कि डच और जो फ्रेंच थे, उन क्षेत्रीय सरकारों के अधीन कर दिए गए। एक तरीके से सामुदायिक सरकार बनाई, लोगों के हित के बारे में सोचा, जहाँ जो बहुसंख्यक है उसकी जो अल्पसंख्यक है, दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया। अब एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आप रीड करेंगे, जो अनुच्छेद है, उसके बाद उसके छोटे 4 प्रश्न हैं और उन 4 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है। जैसे पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र में जनता ही राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है, यानी कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा? मतलब क्या सोचा लोगों ने कि सत्ता की साझेदारी करना ज़रूरी हो जाए? जब राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी विचारधारा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार आया। जिनको लगता था कि एक व्यक्ति का शासन सर्वोपरि होता है, अच्छा होता है, या राजनीतिक अगर हम शासन को लोगों के बीच बांट देंगे या विभागों के बीच बांट देंगे तो उससे क्या होगा, उससे हर जो लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। तो अगर राजनीतिक सत्ता को अगर नहीं बांटेंगे तो सत्ता की साझेदारी नहीं हो पाएगी। ऐसी जो सोच रखते थे कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता, उनके इस सोच के विरुद्ध आया सत्ता की साझेदारी। ठीक है बच्चों। अगला है प्रश्न, त्वरित निर्णय लेना व इसे लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। त्वरित मतलब फौरन, जल्दी, तुरंत। हाँ, लोकतंत्र में हम तुरंत निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार सभी वर्गों के हित के बारे में सोचती है कि जो भी कानून बनेगा, जो भी नीतियाँ बनेंगी, अगर एक वर्ग के लिए सही है और अगर उससे दूसरे वर्ग को नुकसान हो रहा है तो लोकतंत्र में उस तरह की नीतियाँ या कानून नहीं बन सकता। इसीलिए लोकतंत्र में कोई भी कानून बनने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि सरकार को हर तबके के बारे में सोचना पड़ता है। जबकि अगर एक व्यक्ति का शासन होगा तो वो अपने बारे में सोचेगा, अपने या जिस समूह से वो है उस समूह के बारे में सोचेगा, वो सभी समूह के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन अगर लोकतंत्र है तो उसे सबके बारे में सोचना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसका एक छोटा आपको निचोड़ जो पैराग्राफ में कहा गया है वो लिखना है। तो पहले ऐसे माना जाता था कि एक व्यक्ति के हाथ में सरकार होने से निर्णय जल्दी लिए जाते हैं, परंतु ये व्यवस्था सभी के हित के अनुकूल नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया, एक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपने हित के लोगों के बारे में सोचेगा, लेकिन वो सबके बारे में नहीं सोचेगा। जबकि लोकतंत्र के अनुसार जनता ही राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है, ताकि सभी वर्ग व सामाजिक समूह का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। तो अगर सबका प्रतिनिधित्व आप चाहते हैं, सबकी भागीदारी चाहते हैं, सत्ता में सबकी साझेदारी चाहते हैं, तो आपको लोकतंत्र जैसे जो मायने हैं लोकतंत्र के उसको अपनाना पड़ेगा। और एक अच्छा शासन व्यवस्था अगर आपको चलाना है तो सत्ता में साझेदारी सबकी बराबर जो है वो होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये जो 3 से 5 नंबर वाले प्रश्न हैं ये पेपर में आते हैं। आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको जैसे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस एक जैसी लगते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले आप प्रश्न को समझें। जब आपने प्रश्न को समझ लिया तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं अपने शब्दों में। ज़रूरी नहीं है, कोई वो नहीं है कि आप रटे रटाए आंसर लिखें। अगर आपने चैप्टर समझ लिया, उसकी भावना को समझ लिया कि क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़े फैक्ट समझ लिए, तो आप आंसर जो है अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन को समझना है आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्वेश्चन में क्या लिखना है, कितने पॉइंट का है ये भी देखिएगा। अगर 1 नंबर का है तो उसमें 6-7 लाइनें नहीं लिखनी है। अगर 3 से 5 नंबर का है तो उसमें कम से कम 3 से 5 पॉइंट अवश्य लिखें। 3 नंबर में 3 पॉइंट ज़रूर लिखें, 4 भी लिख सकते हैं। और 5 नंबर वाले प्रश्न में 5 पॉइंट या 6 पॉइंट अवश्य लिखिए। अगर आपने कम लिख दिए तो आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर ये हमारा जो वीडियो है कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडुकलर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।